करने के लिए एकत्र हुए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, आप में से कुछ लोग अगर पिछली बार नहीं उपस्थित रहे हों तो आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं, YouTube पर वीडियो उपलब्ध है। तो आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन जो जीएस का एक अंग है, सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष फोकस करके बीपीएससी ने अपने जो सिलेबस लिखा है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस करके लिखा है। तो अगर हम सिलेबस को देखें, स्कूल के सिलेबस को, तो राष्ट्रीय आंदोलन कक्षा 8वीं का हिस्सा है और फिर 10वीं कक्षा में भी एक चैप्टर है जो राष्ट्रीय आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज पर बना सकते हैं। हम लोग पहले थोड़ी सिलेबस की बात करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। कक्षा 8 में 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें जैसा कि हमने पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग सिलेक्टेड चीज़ों की बहुत क्लोज स्टडी करेंगे। सारी चीज़ों की क्लोज स्टडी नहीं हो सकती है, 2 महीने का समय है मुश्किल से, और उसमें भी टुवर्ड्स एंड आपको ज़्यादा समय क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना होगा। तो उसके हिसाब से 6 गलत लिखा है, 5 चैप्टर ही है नीचे। कंपनी शक्ति की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, ग्रामीण जीवन और समाज, जिसमें किसान विद्रोह पर विशेष जोर है, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह और राष्ट्रवादी आंदोलन। ये हमारे फोकस में ये टॉपिक्स विशेष फोकस में है, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो उसमें चैप्टर्स हैं वो कल्चरल एस्पेक्ट्स में है, विमेन से जेंडर से रिलेटेड चैप्टर है। तो ऐसे करके 13 चैप्टर्स हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग इन चैप्टर्स का जो डीप स्टडी हम लोग करेंगे। उससे पहले ये 10वीं कक्षा में केवल एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, और जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के विशेष संदर्भ में उस चैप्टर को लिखा गया है। यानी इस पर सविनय अवज्ञा आंदोलन पर विशेष, इस पर केस स्टडी की तरह उसका ज़्यादा गहराई से अध्ययन किया गया है, और फिर बाकी चीज़ों पर भी चर्चा की। तो ये 10वीं कक्षा का है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि जो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो जनरल स्टडीज है, आइडियली उसको 8वीं कक्षा तक के सिलेबस को कवर करना चाहिए, और 9वीं 10वीं में तो जाहिर है 10वीं तक के सिलेबस को कवर करेगा। और इस संबंध में मैंने पिछली बार बात ये कही थी कि आप उसमें जो लिखा हुआ है कि 5वीं तक का ही सिलेबस पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भ्रम मत रखिए, क्योंकि उसने खुद ही लिख दिया है, उसमें खुद ही साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्रवादी आंदोलन। अभी राष्ट्रवादी आंदोलन तो 5वीं तक की कक्षा में कहीं नहीं आता। तो वो एक उसको बिल्कुल भ्रम से बाहर निकल के और सुरक्षित रूप से हम लोग 10वीं कक्षा तक के कंटेंट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो अपने पर, आपको लग रहा हो कि 8वीं कक्षा तक का कंटेंट मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप तब 8वीं कक्षा तक ही फोकस कीजिए। और हम लोग भी आपको जो प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का स्रोत क्या है, कौन से चैप्टर से या कौन से बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कैसे हम लोग उसको करने वाले हैं। ठीक है।
तो ये सिलेबस की बात हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग 5 चैप्टर उधर और छठा चैप्टर ये 10वीं कक्षा से है। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? अभी जैसे ये हमारा चैप्टर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी पावर, कंपनी की शक्ति की स्थापना, और इसमें ये जो सब थीम्स हैं वो दिया हुआ है। अब इसका हमें क्लू कैसे मिलेगा? 2 चीजों का क्लू लेना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका सूचना आधारित होता है, जिसमें केवल आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उन चीजों के बारे में जानते हैं और आप अपनी याददाश्त से उससे जुड़ी हुई चीजें, जुड़ी हुई जानकारियां आप बता सकते हैं। तो ये सूचना लेवल के प्रश्न एक रेशियो में होता है, मैक्सिमम ये 50% तक जा सकता है। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग या हायर लेवल के क्वेश्चंस उसको हम लोग कहते हैं, जो कि समझ आपने कंटेंट को कितना समझा है उसके ऊपर आधारित है। अब कंटेंट के आधार पर समझने की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, यानी उसकी समझ हमारी चैप्टर के समझ पर हम अपनी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर रहे हैं अभी। तो जैसे ये चैप्टर है कंपनी शक्ति की स्थापना, तो इस चैप्टर का, हर चैप्टर का एक उद्देश्य होता है और ये उद्देश्य आपको या तो प्रीफेस में मिलेगा या उसके सिलेबस में मिलेगा, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वहां मिलेगा, कई जगहों पर मिलता है। तो आप जब वो उद्देश्य जान जाएंगे तो वो उद्देश्य हम लोग एक जगह इकट्ठा करके हम लोग आपके सामने रखते रहेंगे। जैसे अभी हम आपके सामने जो रख रहे हैं, ये जो चैप्टर है इसका 2 उद्देश्य है यहाँ पर। पहला है कि व्यापारिक कंपनी के राजनीतिक शक्ति बनने की कहानी को सिर्फ लोगों को अवगत कराना, छात्रों को अवगत कराना। और दूसरी बात है इसमें कि ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण और औपनिवेशिक सेनाओं और प्रशासनिक संरचनाओं से गठन का उसमें क्या योगदान है। यानी ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण में वो औपनिवेशिक सेनाओं का क्या योगदान था और उसकी प्रशासनिक संरचनाएं किस प्रकार से भारत के जो दूसरे रजवाड़े थे और दूसरे जो शासन व्यवस्थाएं थी, उससे उनका प्रशासनिक संरचना किस प्रकार से अलग। तो यहाँ से आपको अपने समझ आधारित प्रश्नों के लिए एक क्लू मिलता है कि जब आप पढ़ेंगे तो इन 2 चीजों के ऊपर आप फोकस करेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आप जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रश्न ये उसको वो लोग बोलते हैं कि ये जिस्ट वाले किताबें, जिसमें कि बुलेट पॉइंट्स में सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो वैसे कुछ किताबों से में ये चीज मिस है। मैंने देखा है उन किताबों को कि वो फैक्ट्स को वहां से फिल्टर करके उन्होंने वहां रख दिया है, लेकिन आप उनको पढ़ते समय कहाँ आपका फोकस होना चाहिए, किस चीज पर फोकस होना चाहिए, ये वहां पर मिसिंग है। उस चीज पर फोकस करने का मतलब है कि जिस उद्देश्य से उस चैप्टर को लिखा गया है, जो प्रश्न बनाने वाले हैं उनको जब वो कंटेंट बनाने लगेंगे तो वो समझ उनको बीच बीच में जो भी पैराग्राफ्स होंगे उसमें वो दिखेगा और उसके आधार पर ही वो प्रश्न बनाएंगे। तो अगर हम प्रश्न बनाने वाले की स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि कैसे वो प्रश्न बनाते हैं, तो हम आसानी से उनके द्वारा जो समझ आधारित प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसके बारे में कुछ अनुमान कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर ये हम लोग इसको आगे हम लोग लेकर चलेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो ग्रामीण जीवन और समाज, ये चैप्टर है जिसमें कि औपनिवेशिक कृषि नीतियां, किसानों और जमींदारों पर उसका प्रभाव, वाणिज्यिक फसलों का विकास, किसान विद्रोह, नील विद्रोह, इन सब चीजों के बारे में बात की गई। और इसमें फोकस जो है वो बिहार और बंगाल पर रखा गया है और
पंजाब के घटनाक्रम के साथ इसकी तुलना की गई। अब इसके जो उद्देश्य है, इसमें 3 उद्देश्य हैं इस चैप्टर के। पहला तो ये है कि 2 विपरीत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण समाज के भीतर परिवर्तनों की का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना। अब ये देखिए कि यहाँ जो प्रश्न बनेगा, एक तो ग्रामीण समाज में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, यानी पहला तो हमारी समझ ये होनी चाहिए कि ग्रामीण समाज की संरचना कैसे है, कैसे ग्रामीण समाज बना है। दूसरी हमारी समझ कैसे क्या होनी चाहिए कि उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, ये 2 फोकस होना चाहिए। इसके बाद इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमने 2 विपरीत क्षेत्र, यानी एक आप देख रहे हैं कि बंगाल और बिहार है और उसकी तुलना पंजाब से कर रहे हैं। तो काफ़ी डिस्टेंस है, कल्चरल गैप है। तो इसकी तुलना करके उस समय के ग्रामीण समाज को समझना और ग्रामीण समाज पर जो औपनिवेशिक शासन का प्रभाव पड़ रहा है, उसको समझना। तो इसको लेकर के इसमें काम किया गया है। उसके बाद पहले के समाजों के साथ निरंतरता और परिवर्तन को दिखाना, और तीसरा है कि नई फसलों की वृद्धि जो किसान जीवन का लय है, उसको बाधित करती है और विद्रोह का कारण बनती है। अब इस पर भी उसमें चर्चा की गई है कि जो नए फसल जो उगाए गए हैं, तो उसके उगाने का समय और उसके लिए टैक्स देना पड़ता था किसानों को, वो टैक्स लेने का समय, इस सब को इस तरह से सेट किया गया था कि टैक्स उस समय लिया जाता था जिस समय किसानों के हाथ खाली होते, और वो टैक्स जो है उस समय ऋण लेता था और टैक्स चुकाने के लिए, और उस ऋण के बदले वो अपनी उगाई गई फसल में से हिस्सा देता था। यानी कि जो ऋण देने वाले होते थे, उन्हें अपने ऋण के बदले सीधे-सीधे फसल प्राप्त होती थी, और जो जाहिर है उसका वो काफ़ी अपर हैंड स्थिति में रहते थे और उसका वो अ, मूल्य अपने हिसाब से निर्धारित करते थे। तो ऐसी स्थिति में जो विद्रोह का बहुत सारा ऐसा अवसर हुआ और कई सारे विद्रोह हुए, तो उसके बारे में इसमें बात की गई है। तीसरा जो चैप्टर है वो उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज के बारे में है। तो 19वीं सदी में जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं और समाज के भीतर जो परिवर्तन आए हैं, उस पर इसमें फोकस किया गया है। और आदिवासी विद्रोह में बिरसा मुंडा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और 2 क्षेत्र पर फोकस है, छोटा नागपुर और उत्तरपुर। अब इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आदिवासी समाज के विभिन्न रूपों पर चर्चा की। अब ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि विभिन्न रूपों पर चर्चा करें, तो इसमें ढेर सारे आपके नॉलेज लेवल के, यानी आपके याद करने वाले बहुत सारे प्रश्न बनेंगे कि विभिन्न रूप पर चर्चा करें, तो आपको ये जानना होगा कि एक जगह का आदिवासी समाज दूसरों से अलग कैसे, उसका यूनिकनेस क्या है, उस पर फोकस करना होगा। उसके बाद आदिवासी विद्रोह के इतिहास को अ, फिर से बनाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड को कैसे पढ़ा जाता है। अब यहाँ स्रोतों से जो चीज़ें हमें जानकारी मिलती हैं, उसके आधार पर जो नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन गढ़ा हुआ है, उस पर फोकस किया गया है। यानी अ, केवल कथात्मक बात या उसके सांस्कृतिक अवयवों पर ही बात नहीं है, बल्कि इस इतिहासकार ने उसका इतिहास निर्मित कैसे किया है, उसको भी जोड़ करके इन्होंने इस चैप्टर को बनाया है। तो उन सबको मिला करके आपको अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काम करना पड़ेगा। इसी तरह से 1857 और 58 का विद्रोह की बात है। अब ये इसमें जो सेना का विद्रोह और आंदोलन का प्रसार, इस पर बात की गई है, और अभिजात वर्ग और किसानों की भागीदारी कैसे रही, उस पर बात की गई है। और इसमें जो क्षेत्रीय फोकस है, वो अवध यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, उसको रखा गया है। अब ये इसमें जो बातें कही, जो समझने की है, वो है कि विद्रोह कैसे उत्पन्न होता है और फैलता है, इस पर फोकस करना है। तो विद्रोह के कारण और विद्रोह का लोगों के बीच में कैसे कम्युनिकेट हुआ, अब यहाँ से आपके समझ के से संबंधित प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे।
फिर 1857 के बाद औपनिवेशिक शासन में हुए परिवर्तनों की ओर भी संकेत किया जाना है कि क्यों उसके बाद अंग्रेजों को ये लगा कि हमें शासन व्यवस्था एक तो पहले सीधे सीधे क्राउन के अंदर कर ली गई और फिर उसमें और भी जो परिवर्तन किए गए उन सब चीजों के बारे में इसमें बात कही गई। उसके बाद विद्रोह को समझने के लिए स्थानीय और ब्रिटिश वृत्तांतों को कैसे पढ़ा जाए। आगे हम लोग प्रश्नों का एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बातें ज्यादा स्पष्ट होंगी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं। 1870 से अब अगला चैप्टर है राष्ट्रवादी आंदोलन। 1870 से 1940 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अवलोकन है इसमें किया गया है। उसके बाद आंदोलन के भीतर विविध रुझान को इसमें शामिल और इसमें शामिल विभिन्न सामाजिक समूहों के बारे में बात कही गई है कि अलग अलग सामाजिक समूहों ने किस तरह से इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद संवैधानिक परिवर्तनों के साथ इसका क्या संबंध, और इसमें केस स्टडी के रूप में खिलाफत से असहयोग तक इसको बात कही गई। अभी एक कंटिन्यूटी है, इसे आप समझ लीजिए कि खिलाफत से असहयोग तक इसमें खिलाफत और असहयोग की बात की गई है। और जब 10वीं कक्षा में जाएंगे तो आपको वहां पर सविनय अवज्ञा की बात कही। इसमें दो उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। एक तो राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर प्रमुख विकासों की रूपरेखा तैयार करें और एक प्रमुख घटना के विस्तृत अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, तो अब ये प्रमुख घटना और ये सब चीजें यानी एक घटना के भीतर विस्तृत प्रमुख घटना कौन सी है, तो खिलाफत और असहयोग ये प्रमुख घटनाएं हैं। तो अब इसका जो है सो इन डेप्थ ये क्यों हुआ, खिलाफत क्यों था, खिलाफत का अर्थ क्या था, असहयोग के साथ उसका क्या संबंध था, ये इसकी आपको केवल डेट्स याद रखने से नहीं होगा, यहाँ इसकी समझ आपको डेवलप करनी होगी कि कैसे ये दोनों आंदोलन एक साथ शुरू हुआ। एक प्रयोग था जो जिसका आगे उसका एक रिपरकशन है। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। उसके बाद दिखाएं कि राजनीतिक आंदोलन के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए समकालीन लेखन और दस्तावेजों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इतिहास लेखन पर इनका फोकस लगातार है, यानी जो प्रश्न बनेंगे वो ऐसे प्रश्न तथ्यों पर आधारित होंगे जो किसी न किसी स्रोत से जुड़े हों। आगे हम लोग देखेंगे, स्रोत का उदाहरण भी देखेंगे। ये हम लोग अभी थोड़ी देर में ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। कक्षा 10 में जो भारत में राष्ट्रवाद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी जो बात हम लोगों ने पीछे कर ली, इसके 3 उद्देश्य हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक केस अध्ययन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषताओं पर चर्चा करना, उस समय के विविध सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति का विश्लेषण करना और छात्रों को विभिन्न राजनीतिक समूहों और व्यक्तियों के लेखन और आदर्शों से परिचित कराना। ये चीजें हैं। अब ये इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको अपने अंडरस्टैंडिंग वाले जो प्रश्न हैं उसकी तैयारी करनी चाहिए। अब ये देखिए, ये एक सोर्स लिया गया है, सत्याग्रह पर गांधी के विचार। अभी गांधी के राइटिंग से सत्याग्रह के बारे में चीजें निकाली हुई हैं। अब इस तरह के बहुत सारे सोर्स हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, इसको हम लोग कैसे तैयार करें, तो इस तरह के सोर्स हैं, फिर ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इससे। तो इसका हम लोग एक लिस्ट तैयार करके आपको देंगे। जैसे कि यहाँ इस सोर्स में जितनी बातें कही गई है उसका एक लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। तो इस लिस्ट के आधार पर आप इस सोर्स का उपयोग प्रश्न उत्तर में कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका एक क्वेश्चन आंसर एग्जांपल्स देखते हैं, किस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। विक्रम जी सर, आपके पास ये क्वेश्चंस के लिंक हैं तो ये शेयर कर दीजिए।
ठीक है सर। आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने तरफ से भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, बीपीएससी के प्रश्न पर हम लोग जब बात करते हैं, उसके प्रश्न के नेचर पर, तो हम एक खास बात ये देखते हैं कि बीपीएससी के प्रश्न बहुत उलझे हुए नहीं होते हैं, प्रश्न बिल्कुल सीधे होते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, एक वाक्य में प्रश्न होते हैं, जो आप पिछले प्रश्नों को देख करके समझ सकते हैं। लेकिन उनके जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स की बात हम लोग ने पीछे की थी, यानी जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही उलझाने वाले होते हैं। अब ये देखिए, राष्ट्रवाद के उद्भव के दौरान राजनीतिक संघों के क्या लक्ष्य था। ठीक है, अब ये प्रश्न है और अब इसके ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। वैसे आप डायरेक्ट अगर आप खोल सकते हैं, लैपटॉप पर हैं तो आराम से खोल सकते हैं, आप उस पर डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। गूगल क्विज है ये। और हम लोग तब तक मैं आपको एक एक करके ये बताऊंगा कि क्यों, कौन सा उत्तर इसका सही नहीं है। देखिए, ये जो डिस्ट्रैक्टर्स बनाए जाते हैं, ये बहुत ही सोच समझ के बनाए जाते हैं। अब देखिए, पहला जो डिस्ट्रैक्टर है, क्षेत्रीय प्रभुत्व एवं नियंत्रण। क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी राजनीतिक संगठन बने थे, वो सब क्षेत्रीय स्तर पर वो संगठन बने थे। इसलिए एक इसका एक उत्तर ये संभावना बनती है कि इनका एक उद्देश्य क्षेत्रीय प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करना। जो भी राष्ट्रीय संघ थे, उनका उद्देश्य क्षेत्रीय प्रभुत्व एवं नियंत्रण स्थापित करना। अब इसमें ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल बने थे, ये अपने राजनीतिक अधिपत्य को स्थापित करने के लिए नहीं बने थे, बल्कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसका जो उनके ऊपर प्रभाव था या जोर था, उसके दबाव में उसके जवाब देने के लिए बने थे, या उसकी प्रतिक्रिया में बने थे। इसलिए क्षेत्रीय प्रभुत्व या नियंत्रण की बात यहाँ लागू नहीं हो सकती है। जैसे आज के समय में जब कोई क्षेत्रीय पार्टी स्थापित होती है, जैसे हमारे बिहार में है या उत्तर प्रदेश में है और भारत के कई राज्यों में, तो उसके संबंध में ये बात कही जा सकती है कि इनकी स्थापना क्षेत्रीय प्रभुत्व के उद्देश्य से की गई। लेकिन उस समय में जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस समय में क्षेत्रीय प्रभुत्व का उत्तर ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुत्व मुख्य रूप से जो भी दल बने थे, उनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की सत्ता का विरोध करना और उनके दमनकारी नीतियों का विरोध। दूसरा जो ऑप्शन है, वर्ग आधारित प्रतिनिधित्व। अब ये प्रश्न, ये जो ऑप्शन है, ये भी काफी आपको पॉज कर सकता है, लग सकता है कि हाँ ये संभव है, क्योंकि जो आरंभिक प्रतिनिधित्व है दलों में, वो उच्च वर्ग के लोगों का है। जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उन लोगों का प्रतिनिधित्व है। तो ये वर्ग आधारित प्रतिनिधित्व के रूप में भी ये आ सकता है। लेकिन ये उत्तर क्यों गलत होगा? ये उत्तर इसलिए गलत होगा क्योंकि ये जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, ये सबसे पहले अंग्रेजी सत्ता के स्वरूप को समझ पाते हैं और उस अंतर को समझ पाते हैं कि कैसे जो अंग्रेजी सरकार है, वो अपने देश में किस प्रकार से शासन करती है और हमारे देश में किस प्रकार से शासन कर रही है। और इस कारण से वो उनका उद्देश्य अपने वर्ग के इंटरेस्ट को स्थापित करना नहीं है, बल्कि इस बात को स्थापित करना है
कि अभी हमारे सामने अंग्रेजों का विरोध करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है, इसलिए ये उत्तर गलत होगा। तीसरा उत्तर सामाजिक धार्मिक सद्भाव और एकता। ये भी चूंकि भारत एक विविधताओं का देश है, तो जाहिर है जो शुरू के दल होंगे उनका एक उद्देश्य होना चाहिए धार्मिक सद्भाव और एकता स्थापित करना, और बहुत हद तक उनका एक लक्ष्य एक था भी। लेकिन यहाँ पर ये उत्तर जो है इसलिए सही नहीं माना जाएगा क्योंकि हमारे सामने जो चौथा लक्ष्य है, चौथा उत्तर है कि भारत के सभी लोगों का सामूहिक लक्ष्य, सारे लोगों का के हित में जो बात हो उस बात पर फोकस किया जाना, ये चीज इम्पोर्टेंट थी उस समय जो भी राजनीतिक दल बने थे। तो इसलिए चौथा उत्तर सबसे सही है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अब अगर कुछ आप पूछना चाहें तो बीच में आप पूछ सकते हैं, जब भी आप रोक के पूछना चाहें। अभी दूसरा प्रश्न देखिए, अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के प्राथमिक उद्देश्य क्या थे? तो अब इसमें देखिए, ब्रिटिश शासन से आजादी का प्रश्न बहुत बाद में उठा है, बहुत बाद में। गांधी ने भी समझिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, उससे पहले उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कभी भी ब्रिटिश शासन से पूर्ण आजादी की बात नहीं की थी। आपको शायद याद हो कि नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की एक बार घोषणा भी कर दी थी और कांग्रेस के अधिवेशन में, लेकिन ये प्रारंभिक के समय में तो बिल्कुल ही ये उद्देश्य नहीं। आर्थिक सुधार और औद्योगिकरण, आर्थिक दबाव लोग महसूस कर रहे थे, लेकिन आर्थिक सुधार और औद्योगिकरण का अभी उनके पास कोई आधार नहीं था, नो हाउ था, न कोई इंस्टीट्यूशन थे, न उद्योग में काम करने के लिए ट्रेंड मैन पावर था, इसलिए उत्तर सही नहीं। ये मैं आपको स्टेप बाय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि किस प्रकार से आपको नेगेटिव अंक वाले प्रश्नों को हैंडल करना है, तो उसमें हमें केवल ये नहीं देखना है कौन सा सही है, हमें ये देखना है कि ये गलत क्यों है। ठीक है, इसी तरह से ये जो सामाजिक सुधार और धार्मिक स्वतंत्रता, इसकी बात हम लोगों ने पहले ही कर दी, पिछले क्वेश्चन में ही की है। ये एक उद्देश्य तो रहा है, राजा राम मोहन राय के समय से ही ये बात सामाजिक सुधार की चल रही थी, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां थी इनका ये मेन एजेंडा नहीं था। इनका मेन एजेंडा था कि सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, ये इनका मेन एजेंडा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। अब इसी तरह से जो प्रारंभिक कांग्रेस नेता हैं उनके जन जागरूकता अभियानों और जनमत को संगठित करने में वो क्यों शामिल हुए, है ना, इनके उनका जो दल बनाने का उद्देश्य वो क्या था? तो अब इसमें है कि अपने उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त, ये बहुत बाद में हुआ है, जब महात्मा गांधी आप देखेंगे कि ब्रिटेन की यात्रा करते हैं, और भी कई लोग जाते हैं बाहर और अंतर्राष्ट्रीय समाधान समर्थन प्राप्त करने की कोशिश आपको 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में शुरू होती है। 19वीं शताब्दी में इसका कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया, तो ये उत्तर सही नहीं। अब बाकी के जो 3 उत्तर हैं उसमें से दूसरा उत्तर को छोड़ करके हम लोग पहले नीचे वाले दोनों को देख लेते हैं। स्वयं के राजनीतिक करियर को बढ़ावा देने के लिए, अब ये जो है, ये जो जो लेखक हैं, कैम्ब्रिज स्कूल के लेखक हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कुछ नहीं था, जितने भी राजनेता थे, भारत के लीडर्स थे, वो सबके सब अपना अपना कैरियर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए बहुत ही शोध किया है। ऐसा नहीं कि वो केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने इस पर काफी शोध किया और इसका जो डिफरेंट सोर्सेज है वहां से निकाल करके
उनकी डायरी से, पर्सनल डायरी से बहुत सारी चीजों को निकाल कर वो ले करके आए। जैसे आंदोलनों में के समय में कास्ट समीकरण पर ध्यान देना, और इस तरह के बहुत सारे सोर्सेज उन्होंने चिट्ठियों को जो इंडिविजुअल चिट्ठियां हैं उसको लेकर के आए, और बहुत सारी चीजें उन्होंने, कई सारे जो बड़े बड़े नेता थे उनके बारे में उन्होंने बहुत से ऐसे प्रमाण एकत्र किए। नहीं, जाहिर है वो सब एकांगी है। उन्होंने उनके जो बड़े काम है उसको इग्नोर कर दिया है, क्योंकि जब एक भारतीय समाज में रहने वाले लोग हैं तो उन्हें कास्ट या ऐसी चीजों को बिल्कुल इग्नोर करके आप काम नहीं कर सकते। जब सामूहिक रूप से आप काम करेंगे, तो अभी के समय में भी जब इतना ऑब्वियस है कि आप कास्ट के बिना कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो उस समय में तो और ज्यादा। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन है। उसके बाद ब्रिटिश राजशाही की सत्ता को चुनौती देना। सत्ता को चुनौती देना तो मैंने जैसा कि पहले कहा, बहुत बात की चीज। तो यहाँ पर जाहिर है ये जो दूसरा आंसर है वो सही है। राष्ट्रवाद के उद्भव के दौरान भारत और उसके लोगों के बारे में क्रमिक रूप से क्या समझ उभर कर आया? अब ये एक प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके जो ऑप्शंस है उसको देखिए। भारत ब्रिटिश शासकों के नियंत्रण में था। भारत उच्च वर्गों और अभिजात वर्ग के लिए उभर रहा था। विविधता के बावजूद भारत भारत के लोगों का था, और भारत एक उपनिवेश था जिस पर यहाँ यहाँ के छुटा हुआ है, यहाँ पर यहाँ के लोगों का कोई स्वामित्व नहीं था। ठीक है। अब ये यहाँ देखिए, राष्ट्रवाद के उद्भव की बात हो रही है। राष्ट्रवाद के उद्भव के दौरान और उसके लोगों के बारे में क्रमिक रूप से क्या समझ उभर कर सामने आया। ये बात ये कह रहा है, ये मान के चल रहा है कि राष्ट्रवाद का उद्भव, यानी अभी जो हम भारत राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रीयता बहुत पहले से है, प्राचीन काल से। यानी भारत के सभी भागों के लोग सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपने आप को एक सांस्कृतिक का अंग मानते हैं। लेकिन राजनीतिक राष्ट्रवाद के उद्भव की बात यहाँ पर हो रही है, तो उसमें यहाँ पर लोगों को क्या क्रमिक रूप से समझना है, इसकी बात कही जाती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि भारत ब्रिटिश शासकों के नियंत्रण में था, है ना। जैसे ये बात आपको लगेगा कि ये तो ऑब्वियस बात है, ये क्या बात होगी? ऑब्वियस बात है, लेकिन ये बात उस समय के लोगों को समझने में समय लगा, क्योंकि उनके नजरिए में जैसे दूसरे रजवाड़े थे वैसे ही अंग्रेज थे, और अंग्रेजों की संस्कृति बिल्कुल अलग थी। तो उनको ये लग रहा था कि जैसे दूसरे बाहर से आने वाले दूसरे शासक हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वैसे ही ये भी आके हमारे ऊपर शासन करें। तो वो उस हिसाब से उसको सोचते थे। उनके दिमाग में ये कहीं से नहीं था कि ये यहाँ पर बसने नहीं आए हैं, ये यहाँ पर हमें लूटने आए हैं। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ इस प्रश्न के लिए और इससे बेहतर ऑप्शन उपलब्ध है। दूसरा ऑप्शन है, भारत उच्च वर्गों और अभिजात वर्ग के लिए उभर रहा था। ये बात भी सही है कि जो भारत के उच्च वर्ग थे और जो अभिजात वर्ग थे, जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था, ये लोग अंग्रेजों के शासन के दौरान में धीरे धीरे ये उभरना शुरू कर रहा। तो इसका मतलब क्या ये लगाया जाए कि भारत इन्हीं लोगों के लिए था, बाकी लोगों के लिए नहीं था? तीसरे जो लास्ट हमारा ऑप्शन है कि भारत एक उपनिवेश था जिस पर यहाँ के लोगों का कोई स्वामित्व नहीं था। ये बात भी समझ में आई थी धीरे धीरे लोगों का कि भाई ये उपनिवेश है, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में कि ब्रिटिश शासकों के नियंत्रण में था, वहीं पर हमने बात की, यह एक उपनिवेश है। ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आई, ये उपनिवेश है, और ये जो अंग्रेज आए हैं ये पहले के आने वाले लोगों की तरह नहीं है जो यहाँ पर हमें हमारे ऊपर शासन करेंगे और यहाँ पर बस जाएंगे। ये उपनिवेश है जहाँ जो कि अंग्रेजों के जो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार इसको ढाला जा रहा है। तो ये जो
तीसरा ऑप्शन है विविधता के बावजूद भारत के लोगों का। ये ऑप्शन ये राष्ट्रवाद के राष्ट्रवाद के उदय से सीधे सीधे जुड़ता है, क्योंकि लोगों के बीच में ये बात कि राजनीतिक रूप से भी हम लोग एक हो सकते हैं, है ना। ये कोई मराठा अलग है, निजाम अलग है, हैदराबाद अलग है, या कश्मीर अलग है, ऐसा नहीं है। अवध अलग है, अलग अलग देश है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग एक राष्ट्र है, ये बात इस समय में उभर करके सामने आई। इसके बाद प्रारंभिक कांग्रेसियों ने कौन से आर्थिक मुद्दे उठाए? इसमें आप देखेंगे भोजन की कमी और राजस्व में कमी, ये है। आप सब लोग ये स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, जो क्वेश्चन का स्क्रीन है? हाँ सर, ठीक है, ठीक है। यस सर। अच्छा। तो अब यहाँ जो ऑप्शन है भोजन की कमी और राजस्व की कमी, दूसरा ऑप्शन है भूमि सुधार और सिंचाई सुधार, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास और श्रम अधिकार, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कराधान नीति। अब इसमें आप देखेंगे कि ढेर सारे ऑप्शन है, इसमें से हम लोग कट कैसे करेंगे? तो कट करने का आधार हमारा है कि जो सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कराधान नीति, ये काफी बात की चीज है। जब हमारे यहाँ कई तरह के लोग और खास करके टाटा और ऐसे जो धीरे धीरे व्यापारी उभरना शुरू किए हैं, तो उस पर वहां से ये बातें होनी शुरू हुई। फिर उसी तरह से भोजन में कमी और राजस्व में कमी, भूमि सुधार, औद्योगिक विकास और श्रम का अधिकार, इन सब प्रश्नों पर भी इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। इसमें से कौन सी चीजें हमारे लिए हमारे उस समय के हिसाब से, कौन सा समय है जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन है, उस समय के हिसाब से कौन सा ऐसी व्यवस्था हमारे कौन सा ये हमारे ऊपर लागू हो सकता है। अरे भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के दौरान जो प्रमुख प्रश्न था वो क्या था? अब ये प्रश्न देखिए, प्रश्न के उत्तर में भी प्रश्न नहीं दिया हुआ, और ये बिल्कुल शुरू के वाक़े पर आधारित। भारत में प्रशासन किसको करना चाहिए, भारत का उद्देश्य क्या है, और भारत स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है, और अंग्रेज भारत पर नियंत्रण क्यों कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन राष्ट्रवाद के उद्भव के संदर्भ में आपको सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद के उद्भव का मतलब क्या हुआ कि भारत एक राष्ट्र के रूप में क्यों उभरना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत पर शासन किसको करना चाहिए इसके बाद आएगा। भारत को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है ये तब आएगा जब हम लोग ये मान लेंगे कि भारत एक पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश। अंग्रेज भारत पर नियंत्रण क्यों कर पा रहे हैं, ये एक विश्लेषण का मुद्दा है। लेकिन राष्ट्रवाद के उद्भव के दौरान क्या प्रश्न उठ रहा था उस समय? तो राष्ट्रवाद के उद्भव के दौरान सबसे बड़ा प्रश्न था कि हम एक प्राचीन संस्कृति है, तो हमें एक राजनीतिक राष्ट्र के रूप में विस्थापित होना चाहिए, जिसका कि उद्देश्य हमारी जो सांस्कृतिक हमारे जो महान लक्ष्य रहे हैं वो उसको स्थापित होना चाहिए। आप देखेंगे कि जितने भी प्रारंभिक लिखने वाले हैं, बहुत बाद में आप देखेंगे कि अरविंद घोष हैं, और पहले में आप बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, दूसरे जो भी लोग हैं, इन सारे लोगों को आप देखेंगे तो ये सारे लोग जो हैं ये इस पर बात करते हैं और इस पर फोकस करते हैं। उसके बाद प्रारंभिक कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के बारे में जागरूकता कैसे बढ़ाई, तो इसमें तो आप बहुत आसानी से
गेस कर सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह और विरोध और विद्रोह तो उनका था ही नहीं। ब्रिटिश सरकार के साथ कूटनीतिक वार्ता में शामिल होकर के ये वार्ता में शामिल होने की बात आपको मालूम है, गांधी गोलमेज सम्मेलन में गए हैं, उस समय की बात, बहुत बात की बात है। और उस समय में एक पूरा मास पूरे भारत के लोग उसमें आए थे और वो एक अलग तरह का खेल था, एक राजनीतिक खेल था। सांस्कृतिक और कलात्मक आंदोलनों को बढ़ावा देकर ये एक साइड की चीज थी। कलात्मक आंदोलन को कुछ लोगों ने बढ़ावा जरूर दिया था, लेकिन जो शासन के बीच में जन जागरूकता बढ़ाने का मामला था, वो मुख्य रूप से पंपलेट, समाचार पत्र और लेख, इसके माध्यम से इसको कराया जा रहा है। फिर इस अंतिम प्रश्न के बारे में भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस घटना ने भारत में अंग्रेजों के नस्लीय पूर्वाग्रह को उजागर किया और भारतीयों में आक्रोश पैदा हुआ। तो ये है एल्बर्ट बिल की वापसी। क्योंकि भारतीय सरकार अधिनियम का कार्यान्वयन उस समय नहीं था, आपातकाल की घोषणा भी नहीं हुई थी और राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो उसके बाद। ओके, अब हम इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखते हैं, नेशनल मूवमेंट से संबंधित जो हायर क्लासेस के हैं, यानी 10th क्लास का है। अभी पहला प्रश्न है कि सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध से कैसे अलग किया जा सकता है। अब यहाँ ऑप्शन में है कि सत्याग्रह कमजोरों का हथियार है, दूसरा है कि सत्याग्रह के लिए गहन गतिविधि की आवश्यकता होती है, तीसरा है कि सत्याग्रह में शारीरिक बल शामिल होता है, और चौथा है कि सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु का विनाश करना है। तो इसमें सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि चौथा तो सवाल ही नहीं है, शत्रु का विनाश करना नहीं है। शारीरिक बल अहिंसा पर ये आधारित है, जिससे शारीरिक बल नहीं होगा। अब दो सवाल बचते हैं, सत्याग्रह कमजोरों का हथियार है और सत्याग्रह एक गहन गतिविधि, सत्याग्रह के लिए गहन गतिविधि की आवश्यकता है। अब ये पहला जो है आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा कि कमजोरों का हथियार है, ये बात तो सही लगती है, लेकिन गांधी जी ने इस पर कई बार बार जोर देके कहा है कि सत्याग्रह के लिए आपको बहुत बड़े आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। जिसकी आत्मशक्ति मजबूत हो वही सत्याग्रह कर सकता है। ये कमजोरों का हथियार है। ये कमजोर, अगर आप केवल शारीरिक बल से कमजोर और मजबूत लोगों की बात करेंगे, तब वो ये कमजोरों का हथियार आप एक मॉकिंग के रूप में या मजाक के रूप में या व्यंग के रूप में आप कर सकते हैं सत्याग्रह के लिए, लेकिन सत्याग्रह वास्तव में कमजोरों का हथियार नहीं है। तो इसलिए ये उत्तर गलत है। अब ये गहन गतिविधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सत्याग्रह के लिए आपको न केवल आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि सामने वाले को अपने आत्मबल के सामने झुकाना होता है। तो जिसका अर्थ है कि आप जिस चीज के बारे में सही मानते हैं, आप उस पर अडिग हैं, अड़े हुए हैं कि हाँ ये सही है, और इसलिए आप उसके लिए किसी भी हद तक जिस चीज को आप सही मानते हैं, उसके लिए आप किसी भी हद तक कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। आप किसी हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है, आप मारने के लिए तैयार नहीं है, आप खुद के लिए किसी हद तक कष्ट सहने के लिए तैयार। तो इसलिए इसमें गहन गतिविधि की आवश्यकता है। इसके बाद का प्रश्न है कि गांधी जी को यह क्यों विश्वास था कि सैन्य ताकत के मामले में भारत ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अब इसके ऑप्शन में है कि अंग्रेज युद्ध देवता की पूजा करते थे और उनकी एक मजबूत सैन्य परंपरा थी। भारत के पास एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए आवश्यक संसाधन का अभाव था।
अहिंसा भारत की धार्मिक मान्यताओं में गहराई से समाई हुई थी और सत्याग्रह के हथियारों का प्रयोग सत्याग्रह के लिए हथियारों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। अब ये दोनों क्वेश्चन, पहले जो दोनों क्वेश्चन हैं ये बने हुए हैं जो समरी हमने बनाया था उसका, इस समरी यहाँ लिखा हुआ है, ये समरी आधारित है जो कि हमने प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया कि गांधी के लेखन में सत्याग्रह के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं उसको यहाँ संकलित किया। अभी आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन इससे प्रश्न कैसे निकालें? तो प्रश्न निकालने का तरीका कि इसमें जो बातें हैं उसको जिस्ट निकाल लीजिए इसमें से कि क्या कहा जा रहा है, और फिर उस जिस्ट के आधार पर क्या प्रश्न बन सकता है जो हमारी समझ से संबंधित हो सकता है। तो वैसे करके इसको निर्मित करना है। तो ये दूसरा प्रश्न है। अंग्रेज युद्ध देवता की पूजा करते थे, मजबूत सैन्य परंपरा थी, भारत के पास एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव था। दोनों ही अपने आप में उत्तर सही है। मजबूत सैन्य परंपरा अंग्रेजों की थी, भारत के पास शक्तिशाली सेना बनाने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं था, सत्याग्रह के लिए हथियारों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ सब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी को यह क्यों विश्वास था कि सैन्य ताकत के मामले में भारत, ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अब उनके विश्वास का कारण आपको बताना है, आपको अपना लॉजिक नहीं बताना है। हमारे लॉजिक में तो ये तीनों प्रश्न सही लग रहे हैं, लेकिन हमें अपना लॉजिक नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि गांधी जी को क्यों विश्वास था ऐसा, गांधी जी ऐसा क्यों मानते। तो अहिंसा भारत के धार्मिक मान्यताओं में गहराई से समाई हुई है, इसलिए इन अहिंसक लोगों से आप किसी हिंसक प्रतिरोध की आशा नहीं कर सकते, ऐसा गांधी जी की सोच थी और इस कारण से वो ऐसा मानते थे। ये इसका उत्तर है। इसी तरह से रॉलेट सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल सिंपल सवाल है। स्वराज की मांग, खिलाफत आंदोलन का समर्थन, दमनकारी प्लांटेशन व्यवस्था का विरोध, दमनकारी कानून का विरोध। अब स्वराज की मांग चल तो रही थी उस समय, तिलक ने भी स्वराज की मांग उठाई थी, लेकिन जो रॉलेट सत्याग्रह है, रॉलेट सत्याग्रह का उद्देश्य ये नहीं था। रॉलेट सत्याग्रह इससे अलग था। खिलाफत बाद की बात है, असहयोग के साथ शुरू हुआ। दमनकारी प्लांटेशन ये मोतिहारी वाले चंपारण आंदोलन से संबंधित है, इसलिए ये उत्तर सही नहीं है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य था दमनकारी कानूनों का विरोध। यानी आपको अगर बिल्कुल सरल सवाल भी हो तो एक बार आपको ऑप्शंस जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग एक मानकी के तौर पर कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, क्योंकि आज एक डेमो क्लास था तो हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं और संक्षेप में ही हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं। तो इन सब प्रश्नों पर हम लोगों ने बात करी। तो यही अब आप में से ये डिस्कशन के लिए खुला है कि सिलेबस के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के सिलेबस के बारे में, किसी प्रश्न के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो हमारा जो सेशन चलेगा, आप लोग तब तक प्रश्न सोचिए, तब तक मैं अपनी बात कहता जाता हूँ कि हमारा जो सेशन चलेगा कुछ इसी तरह से चलेगा।
हम लोग आज तो सिलेबस तो चूंकि पहला दिन था इसलिए हम लोगों ने सिलेबस की चर्चा की। अगले दिन से मुख्य रूप से क्वेश्चन पर फोकस होगा। क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे और जिस्ट आपको देते जाएंगे। जितने भी चैप्टर्स के जिस्ट हैं वो हम आपको देते जाएंगे। आपको डिफरेंट जो भी पीडीएफ के माध्यम से हो, वेबसाइट पर आपका जो हम लोग मूडल पर बनाएंगे उसके माध्यम से हो, उसके हिसाब से हम लोग उसको देते जाएंगे। क्वेश्चन पर डे आपको कुछ क्वेश्चंस पर डे मिलेंगे और एक वीकली टेस्ट होगा जो कि सारे दिनों के क्वेश्चन को मिला करके उससे निकाल करके एक बड़ा क्वेश्चन क्विज होगा, वो वीकली होगा। पर डे क्वेश्चन आप मान के चलिए टॉपिक से संबंधित 10 से 20% ये पर डे होगा। तो ये हमारा सिस्टम होगा। जैसा कि हमने पिछली बार भी इसके बारे में चर्चा की थी कि हम लोग इसको किस तरह से करने वाले हैं। आज एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। ये हमारा शिक्षण प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम लोग जूम पर इस क्लास को करेंगे। जूम पर करने का पर्पस है कि हमारा दो तरफा संवाद इसमें हो सकेगा, क्योंकि तो आप ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे देख रहे हैं जिसमें कि संवाद में केवल आप लिख करके वहाँ पर चैट में लिख करके दे सकते हैं, तो वो भी संवाद का एक तरीका है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आपसी बातचीत में उनके हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप नहीं सोच रहे हैं। हम लोग अपने तरफ से भी ग्रुप को छोटा ही रखना चाहते हैं ताकि जिन लोगों के साथ काम हो गंभीरता से काम हो और एक लक्ष्य के साथ और एक लक्ष्य की प्राप्ति के हिसाब से काम हो। तो ये हम लोग जूम पर संचालित करेंगे और उसके बाद जैसे अभी तक हम लोग ने पीछे और आज का भी वीडियो हम लोग यूट्यूब पर डाल देंगे, बल्कि यूट्यूब पर ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो वहाँ सेव हो जाएगा। तो वो यूट्यूब पर ये वीडियो जाएगा। उसके बाद एलएमएस सपोर्ट में हम लोग फोरम में प्रश्नों को रखेंगे। अगर कोई प्रश्न बीच में उठता है, किसी को कोई डाउट होता है सिलेबस के बारे में या किसी क्वेश्चन के बारे में, तो वो इस पर बात कर सकता है, क्या पढ़ना चाहिए किस टॉपिक के बारे में। तो वो यहाँ पर अलग अलग फोरम है उसमें हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। ये हमारा 3 मुख्य आधार है। उसके अलावा हमने जैसा कि बात आपसे बताई कि हम लोग लर्निंग मॉड्यूल्स हैं उसको हम लोग देंगे, फॉलो करेंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट्स, हम जैसा अभी बताया आपको कि पर डे आपको हम लोग कुछ क्वेश्चन जितना संभव हो पाएगा 5, 10, 15, 20 जितना संभव हो पाएगा पर डे बनाने में, क्योंकि हम लोग स्लाइड्स भी बनाएंगे पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन के स्लाइड्स बनाएंगे। तो उसमें जितना हम लोग बन पाएगा उतना हम लोग अधिक से अधिक बनाएंगे, ज़्यादा भी बना सकते हैं। और पर अंत में हम लोग आपको वीकली आपको क्विज और मॉक टेस्ट तो हम लोग तब शुरू करेंगे जब एक सब्सटेंशियल पोर्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब होता है केवल एक चैप्टर से नहीं हो, कम से कम 3-4 चैप्टर से हो, तब वो मॉक टेस्ट समझ में आता है। तो वहाँ से हम लोग उसको शुरू करेंगे। ये हम लोग 2 शिक्षक अभी हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं साथ साथ। डॉक्टर विक्रमजीत जी हैं और मैं डॉक्टर प्रभास रंजन। और ये हमने पिछली बार भी अपने प्राइस के बारे में बताया था, एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। सामान्य अध्ययन से संबंधित जो उच्च कक्षाएं हैं उसके लिए 1799 और प्राथमिक कक्षा उसके लिए भी 1799। और जिस प्रकार से हमने आज कक्षा के हिसाब से अलग अलग रखा है, आप अपने चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन ये है कि 10वीं तक की कक्षा का तैयारी सबको करना ही चाहिए। इसके अलावा सामान्य अध्ययन और गणित अगर एक साथ आप लेंगे, एक साथ ही लेने का उसमें प्रावधान है, तो ये 2299 है। सामान्य अध्ययन और विज्ञान भी 2299 है। उच्चतर कक्षा का इतिहास अगर आप लेंगे, यानी +2 के लिए अगर इतिहास ले रहे हैं तो 1899 है उसका। और सामान्य अध्ययन
के साथ अगर इतिहास लेंगे तो 28 मिनट। हिंदी और अंग्रेजी सबके लिए फ्री है, लेकिन अगर केवल वही लिया जाए तो उसका 599 है। तो यानी जितने भी कोर्स है उसमें 599 तो फ्री में है ही, और उसके अलावा भी कुछ कुछ छूट उसमें ऑलरेडी दी गई है। तो ये हमारी बात थी। और आप अब जो भी लोग कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। गुड इवनिंग सर। वो गांधी जी वाला जो मिलिट्री स्ट्रेंथ वाला जो था ना, हाँ वो हाँ, क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया। थर्ड ऑप्शन जो आप बोले थे ना, वो नहीं समझ पाया। एक मिनट। गांधी जी वाला अच्छा दूसरे में है। मिलिट्री स्ट्रेंथ वाला सर। हाँ, हाँ इसी हाँ में। हाँ ये आप जो बोले, अहिंसा भारतीय धार्मिक मान्यताओं में हाँ हाँ। गहराई से समाई हुई है। तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ये मतलब व्हाई डिड गांधी बिलीव दैट इंडिया कुड नॉट रिवेल ब्रिटेन और यूरोप इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो इसका तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग इंडिया सेकेंड ऑप्शन, जो भारत के पास एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव था, हमको तो जो ये लग रहा है कि मतलब ये भी तो बोल सकते थे ना इसमें हम लोग। नहीं, बोलने के लिए तो चौथा ऑप्शन भी है कि हथियारों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। अ, पहला ऑप्शन भी है कि अंग्रेज एक मजबूत सैन्य परंपरा है अंग्रेजों का। आंसर इस चारों में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा कि गांधी जी को विश्वास क्या था, गांधी जी क्या विश्वास करते, जी इस पर हमने ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। गांधी जी क्या सोचते थे, ऐसा जी क्यों सोचते थे। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। अब शक्तिशाली सेना बनाने की बात के लिए की बात जहां तक आती है, तो शक्तिशाली सेना तो केवल स्वतंत्र देश बना सकता जी है ना। हम लोग तो जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी जब सेना बनाई तो पहले वो जी। चुपचाप यहाँ से निकल गए। हम्म। वो जर्मनी गए, फिर जापान गए, और फिर जाकर के उन्होंने सेना बनाई। जी तो आप सेना बनाने की बात तो भारत में रह के नहीं सोच सकते हैं, जब आपके ऊपर पुलिस से लेकर के आर्मी हर सब कुछ आपके विपरीत है, विरुद्ध है। तो हम्म। आप शक्तिशाली सेना बनाने की बात तो नहीं सोच सकते। आप जी विद्रोही सेना बनाने की बात सोच सकते हैं, जैसे अभी माओवादी आंदोलन है, उस तरह का हम्म। कुछ सोच सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही सीमित है। जी तो वो शक्तिशाली नहीं है, हो सकता है वो कुछ कुछ क्षेत्र में है, या कुछ ऐसे इंटीरियर्स वाले क्षेत्र हैं जहां पर आप वो कर लेंगे। लेकिन जो मैदानी इलाका है वहां पर तो आपके छुपने के लिए और बचने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। जब एक बड़ी सेना या एक पुलिस का बड़ा फोर्स आपके पीछे पड़ेगा तो आप उसका सामना नहीं कर पाए। जी तो ये जो शक्तिशाली सेना बनाने का जो ऑप्शन है, ये लॉजिकली हमने इसलिए कहा कि प्रश्न को हमें ध्यान से देखना है। प्रश्न में जी। हमें ये देखना है कि प्रश्न हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। प्रश्न हमसे ये गांधी जी एक्सपेक्ट कर का रहा है थॉट, कि, हाँ जी, गांधी जी का थॉट पूछ रहा, मतलब गांधी हाँ, जी जो गांधी बोले। जी का थॉट क्या है। तो जी गांधी जी का थॉट क्या था, यानी हमारे लॉजिक से तो आप कहेंगे तो सारे ऑप्शन होंगे। अगर ये हटा दिया जाए कि सीधे पूछा जाए कि भारत में उस समय में हिंसक विद्रोह क्यों नहीं हुआ। जी हालांकि हिंसक विद्रोह की बात कई लोगों ने की थी, बंकिम चंद्र ने विद्रोह की बात की। तमाम तरह के 1857 से पहले पूरे भारत में जगह जगह पर छोटे छोटे विद्रोह हुए, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये एक ऐसे नेशनल लेवल की तरह की, ये इसका जो नेचर है अंग्रेजी हुकूमत का, वो एक नेशनलिस्ट हुकूमत है। यहाँ इंडिविजुअल का कोई महत्व नहीं है। अगर हम 10-20 लोगों को मार भी दें, सारे लीडर्स जो हमारे सामने दिख रहे हैं सबको मार दें, फिर वैसे ही उतने ही और दूसरे लोग आ जाएंगे। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो इसलिए हिंसक विद्रोह तो काफी सारे हुए। जी तो ये बात तो स्पष्ट हो ही चुकी थी 1857 तक। इस सैन्य विद्रोह से हम लोग अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। जी और उसके बाद अंग्रेजों ने उसके बीच में रेल और दूसरे जो संसाधन के द्वारा, दूसरे यातायात के साधन के द्वारा पूरे भारत पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली। इसलिए ये ऑप्शन जो है सो हमारे लिए सही नहीं है। और उन्होंने कई बार ये बात अपने आपसे खुद से बोली भी है
ये अहिंसा जो है, अहिंसा को उन्होंने अहिंसा सत्य और अहिंसा उनके लिए पर्यायवाची था। जी सत्य और अहिंसा, अब महात्मा गांधी की जीवनी आप देखेंगे, जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, तो उसमें जी। उन्होंने शुरुआत ही इस बात से की है कि टू मी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, बोथ आर सिमिलर। साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, इसी भाव से। मैंने एक्यूरेट शब्द नहीं कहा, लेकिन उनका भाव यही है। तो गांधी जी सर यही मानते थे, मतलब अहिंसा भारतीय धार्मिक मान्यताओं में गहराई से समाई हुई थी, इसलिए हाँ मतलब हम हाँ लोग नई मिलिट्री हाँ बना हाँ सकते थे। हाँ हाँ। ये जो हमने आपको ये स्लाइड्स भी जो दिखाया है, जी इसमें भी आप देखेंगे देखिए, भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात किया है। ये उनके द्वारा लिखा गया जी। है ना। इसी के अकॉर्डिंग मतलब आंसर मतलब वो होगा, हम्म, अहिंसा हम लोग के कल्चर में मतलब हमेशा से रहा है। हाँ हाँ। जी ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो और कोई प्रश्न अगर हो तो पूछिए, नहीं तो हम लोग अभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर, समान अध्ययन जो है प्राथमिक कक्षा के लिए, तो उसमें मैथ भी बताया जाएगा? हाँ हाँ, सब कुछ, मैथ साइंस सब कुछ बताया जाएगा। जो भी ओके सर। सिलेबस है इसका बीपीएससी के द्वारा बताया गया है, वो पूरा कवर किया जाएगा। अच्छा। और जो विक्रमजीत सर उच्च हैं, वो साइंस और मैथ के लिए। और जो उच्च शिक्षा के लिए है सर, उसमें ही समान बताया जाएगा, अध्ययन। उसमें भी सारा कुछ बताया जाएगा। देखिए, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सामान्य अध्ययन में थोड़ा बहुत लेवल का फर्क होगा, अदरवाइज टॉपिक सब कुछ बराबर ही कवर होगा। ठीक है। ओके सर। हम्म। यस सर, कुछ भी ओके सर। उसमें जो है सो कोई ऐसा नहीं है कि प्राथमिक वाला है तो उस पर कुछ रियायत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे लोग उसको भर ही रहे हैं। हायर लेवल के पीजी पास लोग भी भर रहे हैं, सब लोग भर रहे हैं। यस इसमें सर। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई लो ग्रेड एग्जाम होगा जिसको कोई भी दे देगा, ऐसा कुछ एग्जामिनर भी नहीं सोच रहा है, जो बीपीएससी ने भी नहीं सोचा है। लिख दिया है, लेकिन वो राष्ट्रीय आंदोलन लिख दिया है, सब कुछ तो लिख ही दिया है। भूगोल कोई 5वीं कक्षा में तो भूगोल का कोई किताब ही नहीं है। यस सर।